और दूर करना थोड़ा। यहाँ पे फ्रेम सेट है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। ठीक है और सर ये नॉर्मली जो है वो हमारा फर्स्ट ईयर का क्या है, चैप्टर नंबर क्या है, 3, इसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, सही है। तो इसमें जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, सबसे पहले आ जाते हैं हम फोर्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं और मोशन से रिलेटेड बातें, ठीक है। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी होता है, ठीक है, नेट फोर्स भी होता है, इम्पल्सिव फोर्स भी होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन भी होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी से बाहर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। नेट फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस ऐड कर रहे हो और जिसकी वजह कर वो मोशन प्रोड्यूस करे, उसको नेट फोर्स कहा जाता है। इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज के दरमियान बहुत थोड़े से समय के लिए ऐड करे, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जिसमें टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है। फोर्स ऑफ एक्शन, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक फोर्स ऑफ एक्शन लगा रहा होता है और दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा रहा होता है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी को बेंड करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, किसी बॉडी में जो है वो टेंसाइल प्रोड्यूस करवाने के लिए, किसी को मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, F = ma, मास की यूनिट होती है kg, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है किसके, न्यूटन के। बराबर कैसे होता है कि अगर 1 kg का मास होगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उससे बनने वाला फोर्स जो होता है वो 1 न्यूटन का होता है। When an object of 1 kilogram mass produce an acceleration of 1 meter per second square, then the force acting on the body should be equal to 1 newton. ये जो फॉर्मूला में लिखा है F = ma, यहाँ पे जो m और a हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसका रिलेशन हमेशा कैसा होता है बेटा, इनवर्स। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। मास डबल तो एक्सेलरेशन हाफ, और एक्सेलरेशन डबल तो मास हाफ। मास ट्रिपल तो एक्सेलरेशन 1/3 और एक्सेलरेशन 4 टाइम तो m 1/4। मास डबल तो फोर्स डबल, एक्सेलरेशन 4 टाइम तो फोर्स 4 टाइम। ये आपको ये सारी चीजें, ठीक है ना, आपके ध्यान में महफूज होनी चाहिए सारी चीजें लिखा वाला। अच्छा, यहाँ पे n जो गिरा था उसको कहते हैं मास कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मास कांस्टेंट, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक ये फार्मूला है, whenever the force acts on the body it produces an acceleration which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless it is acted upon by external and unbalanced force, ठीक है। और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। तो ये तीनों लॉ है, उसमें जो सेकंड लॉ का जो फार्मूला है वो क्या है, F = ma। आप कोई सा भी इक्वेशन या स्टेटमेंट बताते हो ना, जिस तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका फार्मूला होता है F = gm1m2। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें बताते हुए इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ, सही है। क्या इनको मास कांस्टेंट आखिर कहा क्यों जाता है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास जो हमारा यहाँ पर है अर्थ पे, जुपिटर पे जाएंगे तो वही मास होगा, अमेरिका जाएंगे तो वही मास होगा, प्लूटो पे जाएंगे तो वही मास होगा, जुपिटर सैटर्न कहीं पे भी जाएंगे, दुनिया के कायनात के किसी कोने में जाएंगे तो मास चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, वेट, ड्यू टू द चेंज ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी चेंज होता है तो वेट चेंज हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मास कांस्टेंट है, सही है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है F = gm1m2 r², दैट इज फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अटैक्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यही स्टेटमेंट है ना।
तो वहाँ पे क्या बनता है फिजिकल टू जी m1 m2 और r स्क्वायर। इसी तरीके से कूलम्स लॉ भी आपने पढ़ा है, ठीक है। कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जितने भी आपने लॉस पढ़े उसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल करते हैं, कहीं k के फॉर्म में, कहीं g के फॉर्म में, कहीं r के फॉर्म में, जो हमारा जनरल गैस कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे g बोलते हो तो बोलते हो 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है ना। आप k बोलते हो तो आप बोलते हो 9 एक्सपोनेंट 9, आप r बोलते हो तो आप बोलते हो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बोलते हैं कि नहीं बोलते सर? जो चीज़ें मैं इतनी तेज़ी में बोल रहा हूँ वो चीज़ें अभी डिजर्व करती हैं कि तेज़ी में बोला जाए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर भी पढ़े हो, सेकंड ईयर भी पढ़ा है आपने, मैट्रिक भी पढ़ा है और यही सारी चीज़ें पढ़ कर गए हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि सर इतना तेज़ी भी क्यों नहीं करते, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 12-14 साल से फिजिक्स पढ़ाने का, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाई है। तो वो नींद से भी उठा के मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कोई सा स्टेटमेंट या कोई सा ये, तो मुझे ये नहीं बोलूँगा रुक जाओ वो हो रहे हैं यार, रुक जाओ, सारी चीज़ें मुझे याद है, सही है। तो इसी तरीके से आपको भी होना चाहिए, सही है। आपको भी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो ऐसी बात है ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए आपको। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है फिजिकल टू m है, यहाँ पे m जो मास कांस्टेंट है, लेकिन कहीं पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मास कांस्टेंट की आपने खुद ही देखा होगा ना, m = 3.45 एक्सपोनेंट -6 या 3.28 एक्सपोनेंट -4, ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन इसको बोलते हैं मास कांस्टेंट। तो जो इक्वेशन जो हमने लॉ पढ़ा है ना सेकंड लॉ, उसमें जो बातें हैं उसको अगर समराइज करके शॉर्ट करके कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि whenever the force acts on the body it produces an acceleration keeping the mass constant। भाई जब बॉडी मूव करेगी तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, और जो ऑब्जेक्ट होगा तो कोई ना कोई मास होगा, तो मास कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं F = m, ये इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं F = m। बात समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बीच में बता दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तेरे इनर्शिया क्या है, फैन ऑफ करोगे ना, जैसे वहाँ पे आपने बटन ऑफ किया तो यहाँ से फौरन से ये नहीं रुकेगा, अपने इनर्शिया को जारी रखेगा, क्योंकि अभी मोशन में तो अपने मोशन की कंडीशन को क्या रखेगा, जारी। कभी ऐसा हुआ है कि बस वगैरह में बैठा हुआ है, बस से जब उतरते हैं तो देखा होगा कि बस के साथ साथ थोड़ा चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वरना गिरने का खतरा रहता है बस से, क्योंकि आप इनर्शिया में होते हैं मोशन के। तो अगर आप बस चल रही है और बस से उतरने के बाद आपने फौरन से अपने आप को टिका लिया तो आप बहुत खतरनाक गिरोगे, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जैसे बस यूँ चल रही है, आप बस से उतर रहे हैं, क्योंकि बस की स्पीड होती है, जहाँ पे स्पीड हाई हो ना वहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पर स्पीड हाई हो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो जब आप बस से उतरते हो तो बस के सराउंडिंग में प्रेशर रिड्यूस होता है, तो चांस ये होता है कि आपकी बॉडी बस के निचले हिस्से में खिंचा जाएगी, मतलब आप टायर के नीचे आ जाओगे। जब ट्रेन मूव कर रही होती है हाई स्पीड में, तो ट्रेन के जो दोनों अतराफ में जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस प्रेशर होता है, तो अगर वहाँ पे कोई आकर के खड़े होने की कोशिश करेगा तो वो अंदर खिंचा जाएगा। हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, ये सिंपल सी बात है, बात समझ आ रही है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा था मैं। इनर्शिया किसी भी चीज़ की आसान दुआ में कह रहा सुस्ती या कायदे को कहते हैं। मोटर चल रही है, चलते चलते आपने क्या किया, इसको ऑफ, ठीक है ना, उसके जो पुली होता है वो अचानक से बिल्कुल नहीं रुकता, थोड़ा सा घूम करके रुकता है। फैन को ऑफ किया, बिल्कुल नहीं रुकता, अचानक से नहीं रुकता, थोड़ी देर घूम करके रुकता, तो वो इसकी सुस्ती या कायदे है। अच्छा, इनर्शिया जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात है, तो इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ क्या कहलाता है, ये मास, क्या कहलाता है बेटा, इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू के लिए। इनर्शिया इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ मास, मास की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। मास की मेजरमेंट को क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक ही इंपॉर्टेंट बात थी।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आ जाते हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाते हैं, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। फोर्स ऑफ एक्शन बराबर होता है किसके, फोर्स ऑफ रिएक्शन के। माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन क्या शो कर रहा था, अपोजिट इन डायरेक्शन को। यस सर। फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर बंदा रद्द अमल होता है लेकिन मुखालिफ किसको है। बॉल को आप दीवार में मारोगे टकरा कर वापस आएगी, हल्के मारोगे हल्के आएगी, तेज मारोगे तो भी तेज आएगी, हल्के नहीं है। आई बात है। ये सारी चीजें जो है बेसिक अभी कुछ ऐसा नहीं आया जिससे हमने एमसीक्यूज जो है ना एक्सट्रैक्ट करें। ये सब मिटा दूंगी ये सारी चीजें। लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बताया तीनों, और फोर्स के बारे में भी बात की हमने। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, आगे चल सकते हैं भाई। हाँ यस सर। देखो भाई, यहाँ पर एक टॉपिक लिख रहा हूँ मैं जरा, डेफिनेशन रिलेटेड टू मोशन। डेफिनेशन रिलेटेड टू मोशन, ठीक है। एक चीज होती है रेस्ट, एक चीज होती है मोशन। फिर मोशन के टाइप होते हैं 1, 2 और 3। एक होती है लीनियर, एक होती है रोटेटरी, और एक होती है वाइब्रेटरी। मोशन, अगर कोई पूछे मोशन क्या है, तो मोशन इज डिफाइंड एज व्हेनेवर द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो किसमें है बेटा, मोशन में। मोशन में। और अगर चेंज नहीं कर रहा तो वो किसमें है, रेस्ट में। ये दोनों बातें हो गई रेस्ट और मोशन में। जैसे वो डस्टर कहाँ पर है, रेस्ट की हालत में। ये रॉस्टर कहाँ पर है, रेस्ट की हालत में। मैं कहाँ पर हूँ, रेस्ट की हालत में। बाहर जो गाड़ियाँ मूव कर रही है वो किसमें है, मोशन में। फैन किसमें है, मोशन में, ठीक है। मोशन कितनी किस्म की हो सकती है, लीनियर। लीनियर का दूसरा नाम होता है ट्रांसलेटरी। लीनियर का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसलेटरी। रोटेटरी, रोटेटरी का दूसरा नाम होता है सर्कुलेटरी। वाइब्रेटरी, इसका दूसरा नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन, सही है। इसका पहला नाम ट्रांसलेटरी, इसका दूसरा नाम सर्कुलेटरी, और इसका ऑसिलेटरी, ठीक है। तो तीनों बातें एक ही हैं। लीनियर को ट्रांसलेटरी, रोटेटरी को सर्कुलेटरी, वाइब्रेटरी को ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो लीनियर मोशन में क्या है, अगर बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन तो लीनियर मोशन है। लेकिन अब ये बहुत आसान की बात है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन, चूंकि लाइन लगा हुआ है ना, LINE लाइन, लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट। तो अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो क्या लीनियर मोशन, सही है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट इसमें ये बनती है कि पूछते हैं कि मोशन ऑफ द स्नैक इज ट्रांसलेटरी, मोशन ऑफ द स्नैक इज ट्रांसलेटरी। और सर ये कह रहे हैं कि ये लीनियर मोशन है, फिर ये भी लीनियर मोशन है, तो आखिर कैसे है, ठीक है ना। अब जरा देखना कि ट्रांसलेटरी मोशन में, जिसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या करता है, कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। कि हर पार्टिकल जो होता है वो क्या कर रहा होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कोई पार्टिकल जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, ऐसी कोई मोशन जिसमें हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल जो कवर कर रहा हो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, उसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो मोशन ऑफ द स्नैक में, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का बराबर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का बराबर है। बाकी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये हर पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। हम बोलेंगे दिस मोशन इज आल्सो नोन एज द ट्रांसलेटरी मोशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे लीनियर मोशन नहीं पूछा रहेगा, मैट्रिक में 9th क्लास में पूछा जाता है, पहले बता दे रहा हूँ मैं।
या फिर रोटेटरी मोशन नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछ सकते हैं वो बता रहा हूँ। इसमें ये पूछ सकते हैं कि रोटेटरी मोशन दो तरीके की होती है, एक होता है स्पिन और एक होता है ऑर्बिटल। एक मोशन क्या है स्पिन और एक क्या है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन और ऑर्बिटल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है इसमें लाइज आउटसाइड, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो होता है इनसाइड। फैन की मोशन क्या है स्पिन मोशन, फैन की मोशन क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड। जैसे फैन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहाँ निकला हुआ बाहर, तो ये क्या है स्पिन मोशन, सही है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका कोई भी जो और एक्सिस ऑफ रोटेशन जब इलेक्ट्रॉन का कोई बाहर की तरफ नहीं होता, न्यूक्लियस से वो उसमें एक डंडा नहीं होता उसके पास कि उसको पकड़ के घूम रहा हो, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अंदर ही होता है, ठीक है ना। हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या उसके अंदर ही है। तो ये क्या है किसी को ऑर्बिटल मोशन, अर्थ की रोटेशन। और जैसे लट्टू है तो वो जब घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पिन मोशन। फैन की मोशन क्या है स्पिन मोशन। तो ये बातें याद रखने वाली है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड और इसमें क्या है इनसाइड। अभी तरह जो ऑसिलेटरी मोशन या जिसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इसको कहा जाता है झूले वाली हरकत, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। कश्ती वाला झूला होता है, सीसा वाला झूला होता है जिसमें बच्चे बैठ कर ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। मोशन ऑफ द स्प्रिंग क्या है वाइब्रेटरी मोशन है। पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। रबर बैंड खींचा बीच से प्लग कर दिया तो यूं करके वो वाइब्रेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वाटर वेव जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करती है। सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी घूम रही है कंटिन्यूअसली तो वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा, उसका प्रोजेक्शन। एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, मैंने इसका प्रोजेक्शन बनाया है यहाँ पे, इसका डायमीटर है सर्किल का, सही है। जरा देखना सर्कुलर पाथ में वाइब्रेटरी मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तो उसका शैडो कहाँ पर आएगा इस वाले पॉइंट पे, ये डायमीटर है ए बी, कौन सा डायमीटर है ए बी। अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो उसका शैडो यहाँ पर गिरेगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पर आया प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल यहाँ पर आया प्रोजेक्शन इधर, तो प्रोजेक्शन बी से चला ए पर आ गया। अब अगर दोबारा ए से बी में चले जाए तो टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ से देखो पार्टिकल इधर आया तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर आया तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर आया प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर आया प्रोजेक्शन इधर। प्रोजेक्शन कहते हैं शैडो को। पार्टिकल इधर आया प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर आया प्रोजेक्शन इधर, तो ए से बी पर आ गया पार्टिकल। तो पहले कहाँ ये बी से फिर ए से, दूसरी कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन। बातें क्लियर हो रही है नहीं, तो एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन में ये होता है डैश एंड डैश मोशन इज कॉल्ड, फिर जो है ना वो वाइब्रेटरी मोशन। फिर नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, तो ये बच्चों वाला एमसीक्यू नहीं आएगा, ये 9th क्लास नहीं है कि आप लिख देंगे वहाँ पे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ या बोथ ए एंड बी। वो सॉल्व करेंगे उसमें चीज़ समझ में आती रहेगी। कल आज भी देना था मुझे, आज नहीं कल मिलेगी। अच्छा एक बात याद रखें, जो भी आपको बुक मिलती है ना आप सॉल्व करें, ठीक है। नहीं हो रहा सॉल्व तो उसकी की वगैरह देख लें, नज़र में रखें चीज़ों को। अब ऐसा नहीं है कि बस कर लेते हैं कि जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं तो 100% तो उससे भी नहीं टकराएगा ना, उस जैसा एमसीक्यू वो आपकी जो है ना पेपर में अपेयर होगा।